हेलो बच्चों, संजीव सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। बस इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं अगला चैप्टर डालूं तो आप सबको नोटिफिकेशन। हाँ, तो चैप्टर का नाम है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब है कि 3 डिकेड्स तक एक पार्टी ने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेट किया, और उसका नाम है आपका कांग्रेस पार्टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, Constitution was adopted. When was the Constitution of India adopted? The Constitution of India was adopted on 26 नवंबर 1949। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एडप्ट किया हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये साइन हुआ था 24 जनवरी 1950, और इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। Who was the first चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? पहला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था इंडिया का? तो पहला चीफ इलेक्शन कमीशन था आपका सुकुमार सेन, जो इंडिया का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है कंट्री के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करना, कंट्री के अंदर वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, और डिलिमिट करना इलेक्टोरल बाउंड्रीज को, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। तो 3 प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन ने फेस किया था ड्यूरिंग फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो याद रखिए, पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। हालांकि 1951 में इलेक्शन शुरू हो चुके थे, लेकिन इसे 1952 का इलेक्शन कहा गया था। इसे 1952 का इलेक्शन इसलिए कहा गया था क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। ज्यादातर कंट्री के पार्ट में इलेक्शन जो है वो 1952 में हुआ था। तो आइए, जो सबसे पहले 3 प्रॉब्लम जो इलेक्शन कमीशन ने फेस किया इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, वो पहला प्रॉब्लम था इन ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को ड्रॉ करने में पहला प्रॉब्लम हुआ। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज क्या होता है? इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी होता है एरिया डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। कोई भी एरिया इलेक्शन के पर्पस से जो डिवाइड किया जाता है तो उसे कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है। तो पहला जो प्रॉब्लम फेस किया इलेक्शन कमीशन ने वो था टू डिलिमिट द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। एंड सेकेंड प्रॉब्लम जो फेस किया इलेक्शन कमीशन ने वो था इन प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने में दूसरा जो प्रॉब्लम फेस किया, बिकॉज व्हेन फर्स्ट वोटर लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब पहला वोटर लिस्ट प्रिपेयर किया गया था तो इट वाज सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ। तो इसको सिंपली तरीके से लिस्ट किया गया था वाइफ और ऑफ और डॉटर ऑफ के रूप में। एंड द नेम ऑफ द वीमेन कैंडिडेट वाज नॉट रिटेन। औरतों के नाम लिखे नहीं जाते थे, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन हैड टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज। इसलिए इन एंट्रीज को एक्सेप्ट करने से इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। तो दोबारा से फ्रेश वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने का आदेश पास किया गया। तो ये प्रॉब्लम थी। तीसरा प्रॉब्लम जो इलेक्शन कमीशन ने फेस किया वो ये फेस किया प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, क्योंकि ओनली 15% ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ 15% लोग ही लिटरेट थे, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट। बाकी के लोग जो है वो इलिटरेट थे। तो ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय इलेक्शन वाज कंडक्टेड ओनली इन रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्री एंड लिटरेट कंट्रीज। उस समय इलेक्शन सिर्फ उन्हीं कंट्री में होते थे जो रिच होते थे, डेवलप्ड होते थे और लिटरेट होते थे। तो इंडिया में सिर्फ 15% लोग थे लिटरेट, तो इसलिए कहा गया कि इंडिया जैसे लिटरेट कंट्री में इलेक्शन होना
बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए पहले जनरल इलेक्शन को फर्स्ट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया था। फर्स्ट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया था क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी थी। लेकिन ये लैंडमार्क माना गया क्योंकि उस समय जो इलेक्शंस हुए वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ, और जो लूजर्स थे उन्होंने भी इसे फ्री एंड फेयर माना। काफ़ी सारे लोग वोट देने के लिए गए, तो इसीलिए इसको पहला लैंडमार्क ईयर कहा गया 1952 को। ठीक है। उस समय इलेक्शन सिर्फ उन कंट्री में होते थे जहां पे रिच और प्रोस्पेरस लोग रहते थे और एजुकेटेड लोग रहते थे। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कहा कि इंडिया जैसी इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, लेकिन इंडिया ने अ, बिल्कुल उन्हें गलत साबित कर दिया और कहा, उन्होंने साबित कर दिया इंडिया ने कि डेमोक्रेसी कैन बी प्रैक्टिस एनी वेयर इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी किसी भी जगह पे प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये था अगला, चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग। तो देखिए, जो पहले जनरल इलेक्शन था उसमें वोटिंग कैसे हुआ, थर्ड जनरल इलेक्शन से वोटिंग कैसे हुआ, चेंज हुआ, वोटिंग मेथड कैसे चेंज हुआ, और आजकल आज के टाइम में वोटिंग कैसे होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट टू जनरल इलेक्शन में जब वोटिंग होता था तो बहुत सारे स्टील बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। हर कैंडिडेट्स के नाम से एक स्टील बॉक्स डाला जाता था, और वोटर्स को एक ब्लैंक पेपर दिया जाता था, और वोटर्स को कहा जाता था कि उस बॉक्स में डाल दो जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं। तो हर एक कैंडिडेट के नाम से एक स्टील बॉक्स का रखे जाते थे। तो वोटर्स उस ब्लैंक पेपर को लेकर के उस बक्से में डाल देते थे जिसको वोट देना चाहते हैं। फिर लेकिन थर्ड जनरल इलेक्शन से ये सोचा गया कि इतने सारे स्टील बॉक्सेस को हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 20 लाख स्टील बॉक्सेस का इस्तेमाल किया गया था पहले टू जनरल इलेक्शन में। तो इतने सारे स्टील बॉक्सेस को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए कहा गया कि सिर्फ एक स्टील बॉक्सेस वहां पे पोलिंग बूथ पे रखे जाएंगे, और जितने भी वोटर्स हैं उनको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर एक पेपर होता है जिसपे हर एक कैंडिडेट के नाम और इलेक्शन सिंबल्स प्रिंटेड थे, और वोटर्स को कहा जाता था कि जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे एक स्टाम्प मार दे। तो वोटर्स बैलेट पेपर पे उन पे क्या करता था, स्टाम्प मार देता था, और फिर उसको फोल्ड करके उस बक्से में डाल देता था। फिर बाद में काउंटिंग होता था। तो लेकिन सिंस 1990 जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, तो सिंस 1990 द कंट्री स्टार्टेड यूजिंग ईवीएम। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और फिर बाय 2004, 2004 के बाद में द एंटायर कंट्री वाज कन्वर्टेड इनटू ईवीएम। पूरा कंट्री कन्वर्ट हो गया था ईवीएम में। पूरा कंट्री जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल करने लग गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें वोटर्स को कुछ नहीं करना होता था। कोई बैलेट पेपर नहीं दिए जाते थे, कोई ब्लैंक पेपर नहीं दिए जाते थे। वोटर्स को बस उस कैंडिडेट्स के नाम के आगे एक बटन दबाना होता था, और बटन दबा करके वोटिंग पड़ जाती थी। तो ये बहुत ही आसान हो जाता था, और वोटिंग काउंटिंग में भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप ही काउंट कर लेता था। तो तीन रीजंस बताइए कि कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया फर्स्ट थ्री डिकेट्स। डिकेट्स का मतलब 10 साल, 30 सालों तक कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 2+2+2 मतलब कि 6 मार्क्स का। तो देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट जनरल कांग्रेस वाज, पहला रीजन है कांग्रेस वाज द पार्टी। कांग्रेस वो पार्टी थी दैट हैड पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। इसलिए व्हेन फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, इसलिए जब पहला जनरल इलेक्शन हेल्ड हुआ, तो most of the people voted in favor of Congress party, and that was the reason that Congress won the election। तो इसलिए ये रीजन था कि कांग्रेस इलेक्शन जीत गई थी। पहला रीजन था
कांग्रेस वाज द पार्टी दैट हैड पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट। तो सेकंड रीजन था इसका कि कांग्रेस वाज द पार्टी दैट हैड चेरिस्मेटिक लीडर। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसके अंदर चेरिस्मेटिक लीडर थे। चेरिस्मेटिक मतलब कि पॉपुलर लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। नेशनल मूवमेंट के दौरान सत्याग्रह मूवमेंट में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले किया था। इसलिए लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के फेवर में वोट दिया और उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। दूसरा रीजन था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में फैला हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ था मतलब कि इसमें ये एक सोशल कॉलिशन था। इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे। डिफरेंट टाइप्स के लोग इसके मेंबर थे, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, बिजनेस क्लास, आर्टिसंस, ठीक है, पीजेंट्स, ये सब तरीके के लोग थे। तो इसीलिए हर किसी के और ये आइडियोलॉजिकल कॉलिशन भी था। इसने केयर किया हर तरीके के लोगों के इंटरेस्ट को, हर ग्रुप के लोगों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। इसलिए लोगों ने कांग्रेस पार्टी के फेवर में वोट दिया। ये तीन रीजन, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इसके अंदर चैरिस्मेटिक लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री पॉपुलर थे क्योंकि वो सिंप्लिसिटी और ऑनेस्ट व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की और अपनी पॉलिसीज की वजह से पॉपुलर थी, तो इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया और इसकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में फैला हुआ था। इसीलिए कांग्रेस ने 3 डिकेड्स तक रूल किया। लेकिन 1957 के दौरान केरला में ऐसा हुआ कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन केरला ही एक ऐसा स्टेट था जहां पे कांग्रेस पार्टी हार गई और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई और वहां पे जीत गई कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन जीत गई तो उसके बाद में वहां के गवर्नर ने कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट्स मिला 126 सीट से और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी सपोर्ट मिला था। इसलिए गवर्नर ने इनवाइट किया एक व्यक्ति, उनके लीडर को, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को, जिसका नाम था ईएमएस नंबूद्रिपाद। उनको इनवाइट किया कि आप गवर्नमेंट को ज्वाइन कीजिए। तो ये पहला बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पावर में आई थी डेमोक्रेटिक वे से। तो पावर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब उन्होंने पावर लूज कर दिया स्टेट में तो उन्होंने लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट किया। लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का डिसमिस किया, का मिसयूज किया और डिसमिस कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी को केरला में अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इमरजेंसी पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और इसका मिसयूज करके ईएमएस नंबूद्रिपाद को, उसकी गवर्नमेंट को, उसकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से ईएमएस नंबूद्रिपाद ने और उसके सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। अब आ जाइए आप, सोशलिस्ट पार्टी क्या था। तो देखिए, सोशलिस्ट पार्टी मास स्ट्रगल से निकली हुई एक पार्टी थी और ये नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है फॉर्म हुआ था 1934 में यंग लीडर्स के द्वारा, क्योंकि वो मोर रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस के सपोर्टर थे। लेकिन 1948 में कांग्रेस पार्टी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति ड्यूल पार्टी मेंबरशिप नहीं रख सकता, मतलब दो पार्टी का मेंबरशिप नहीं रख सकता। तो इसलिए अलग सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बना और फिर ये लोग जो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे कि वो क्या फेवर करता है, कैपिटलिस्ट को और लैंडलॉर्ड को। सोशलिस्ट पार्टी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी थी और इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है, अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, ये सभी इसके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे।
अब अगला क्वेश्चन, व्हाई वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वाज डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस इन अदर कंट्री। वन पार्टी डोमिनेंस जो कांग्रेस का था वो दूसरे कंट्री में जो वन पार्टी डोमिनेंस था उससे अलग कैसे था। तो देखिए, दूसरे कंट्री जैसे कि चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, इजिप्ट हो गया, अर्ट्रिया हो गया, मेक्सिको हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउड किया जाता था कंटेस्ट करने के लिए, किसी दूसरे पार्टी को अलाउड नहीं किया जाता था। लेकिन इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि इंडिया में जब 3 डिकेड्स तक जब कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया तो सारे पार्टी को चांस दिए गए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। किसी पार्टी को रोका नहीं गया, लूजर्स ने भी इसे फ्री एंड फेयर माना। इसलिए हम कह सकते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वाज डिफरेंट फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस इन अदर कंट्री। वन पार्टी जो कांग्रेस का था, वन पार्टी डोमिनेंस जो कांग्रेस का था वो डिफरेंट था वन पार्टी डोमिनेंस इन अदर कंट्री। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज हाउ कैन यू से कांग्रेस वाज अ सोशल कॉलिशन। कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस एक सोशल कॉलिशन था। कांग्रेस एक सोशल कॉलिशन इसलिए था क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते थे, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर एक क्लासेस के लोग रहते थे, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, अनएजुकेटेड पीपल, पीजेंट्स, आर्टिसंस, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेस क्लास, हर तरीके के लोग होते थे। इसलिए इसको सोशल कॉलिशन कहा गया कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी को आइडियोलॉजिकल कॉलिशन भी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने हर एक अ, हर एक ग्रुप के लोगों के इंटरेस्ट को केयर किया। तो इसके अंदर एक और खूबी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जो फैक्शंस थे, फैक्शंस कौन थे? फैक्शंस वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते थे। तो फैक्शंस लोगों को भी ये नहीं कहा गया कि आप पार्टी छोड़ करके चले जाइए, उनको ये कहा गया कि अपने इश्यू को बताइए और उनके इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश की। इसलिए कांग्रेस पार्टी को एक आइडियोलॉजिकल कॉलिशन भी कहा गया। अब आ जाइए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या था। तो 1920s में कम्युनिस्ट ग्रुप जो है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में इमर्ज हुए थे। बॉल्शविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया से इंस्पायर्ड थे और चाइनीज रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर्ड थे। तो दो ग्रुप ऑफ पीपल थे वहां पे, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो चाइना को सपोर्ट करता था और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल था जो रशिया को सपोर्ट करता था। तो सीपीआईएम जो चाइना को सपोर्ट करता था और दूसरा जो सीपीआई था वो रशिया की आइडियोलॉजी पे चलता था। समझ में आ गया। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 के बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो मतलब सेकेंड लार्जेस्ट, जो पहला जनरल इलेक्शन था उसमें सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी था। क्या सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी था? सीपीआई को 16 सीट्स मिले और ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन गया था। समझ में आ गया। इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे ए के गोपालन, एस ए दांगे, ईएमएस नंबूद्रिपास, पीसी जोशी, अजय घोष एंड पी सुंदरैया। ये मेजर लीडर्स थे सीपीआई के। और लेकिन सीपीआई के अंदर स्प्लिट हो गया 1961 4 में। जब 1961 में जब चाइना और इंडिया का वार हुआ था तो उस समय सीपीआईएम से सीपीआई अलग हो गया क्योंकि उन्हें प्रो चाइना माना जाता था और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी कर दिए गए। ठीक है। तो कांग्रेस ने कैसे टॉलरेट किया और मैनेज किया था फैक्शंस को? तो देखिए, फैक्शंस जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल थे। ठीक है, फैक्शंस वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे लेकिन वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते थे। तो इस तरीके से, लेकिन उनको ये नहीं कहा गया कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, उनको ये कहा गया कि आप पार्टी के अंदर रह सकते हैं और अपने इश्यू को रेज कर सकते हैं। तो और आपकी इश्यू को सॉल्व किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मैनेज किया फैक्शंस को। तो भारतीय जनसंघ जिसका सिंबल था दिया, भारतीय जनसंघ जिससे अभी भारतीय जनता पार्टी निकली हुई है, भारतीय जनसंघ 1951 में फॉर्म हुआ था। इसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या थे इसके फाउंडर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर थे। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, ये लोग इन लोगों ने मिलकर के इसको फॉर्म किया था। और इस तरीके से इनका जो आइडियोलॉजी था वो था आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। उनकी आइडियोलॉजी थी वन कंट्री वन कल्चर और वन नेशन का। और ये पार्टी मानती थी कि कंट्री तभी स्ट्रांग हो सकती है अगर वो हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। और ये पार्टी चाहती थी रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज अखंड भारत। और ये चाहती थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है। और ये पार्टी जो है वो के मेन लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनसंघ से ही निकली हुई पार्टी है। तो अगला क्वेश्चन, ऑल दो अपोजिशन पार्टी को टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला था इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन के दौरान अपोजिशन पार्टी को टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन फिर भी इट प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। तो इसका रीजन था कि देखिए कांग्रेस, ऑल दो अपोजिशन पार्टी, इसका आंसर है ऑल दो अपोजिशन पार्टी गॉट द टोकन रिप्रेजेंटेशन। ऑल दो अपोजिशन पार्टी को टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन फिर भी इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, बिकॉज ड्यू टू अपोजिशन पार्टी द कांग्रेस पार्टी कुड नॉट बिकम अनडेमोक्रेटिक। अपोजिशन पार्टी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी अनडेमोक्रेटिक नहीं बन पाई। इट केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक, चेक में रखा उसको, ध्यान से बिल्कुल कंट्रोल करके रखा। बिकॉज व्हेन द रूलिंग पार्टी, क्योंकि जब कभी रूलिंग पार्टी कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च करती थी दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता था, तो इट वाज अपोज्ड बाय अपोजिशन लीडर्स उसको अपोज कर देती थी। और ड्यू टू विच द रूलिंग पार्टी वाज नॉट एबल टू लॉन्च एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी नहीं लॉन्च कर पा रही थी। और अपोजिशन पार्टी के अंदर बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण। ये लीडर्स थे और ये लीडर्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और शुरू के समय में देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। शुरू के समय में म्यूचुअल रिस्पेक्ट था रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में। जो रूलिंग पार्टी थी हमेशा कोई क्रूशियल डिसीजन लेने से पहले अपोजिशन पार्टी से एडवाइस लेती थी, और वो उन्हें इनवाइट करती थी, उनके सजेशन को रिस्पेक्ट देती थी। और उनसे मतलब उनके बीच में अपोज करने का टेंडेंसी था, लेकिन वो जब देश की बात आती थी तो वो सभी एक हो जाते थे। तो जयप्रकाश नारायण को इतना ज्यादा लाल नेहरू मानते थे कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया कि उनके गवर्नमेंट को ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो इस तरीके से अपोजिशन पार्टी को टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो लीडर थे हिंदू महासभा के, भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, और नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। ठीक है। थैंक यू।